shielding is not possible. इसका क्या मतलब है? Although the gravitational force on a particle inside a spherical shell is zero, yet the shell does not shield the other bodies outside it from exerting gravitational forces on the particle lying inside it. Thus, gravitational shielding is not possible. अब ये कहते हैं, although the gravitational force on a particle inside a spherical shell is zero, inside a spherical shell. अब देखिएगा, ये बहुत एक आसान सी चीज़ है. इनसाइड अ स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है कि स्फेरिकल शेल का मतलब स्फीयर के अंदर का खोखला वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल. तो ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए एक बॉल है, एक बॉल है, ये खोखली है बिल्कुल, ठीक है. अच्छा, और ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है. तो अब ये खोखली है तो ये वाटर पर फ्लोट करेगी, ठीक. इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसके अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रही है. इसका जो सरफेस है, इसके सरफेस पर तो काम कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन सरफेस को खींचने की कोशिश भी करेगी, लेकिन अंदर का पोर्शन इतना ज़्यादा है और उसमें वो पूरा का पूरा खोखला है, तो स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है. इसी वजह से ये चीज़ फ्लोट करती है. और यहीं पर आप क्या करें कि आप इसमें बारीक सा एक होल कर दें और होल करके उसके अंदर कोई चीज़ भारी भर दें, मतलब जो अंदर का जो शेल वाला पोर्शन है, हॉलो जो पोर्शन है, उसको ख़त्म कर दो. अब ये डूब जाएगी, ठीक है. तो उसको हम डेंसिटी से भी कोरिलेट करके दिखाते हैं. डेंसिटी भी पढ़ना है तो इसी चक्कर में, तो डेंसिटी से भी कोरिलेट करके दिखाते हैं कि जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ डूब जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज़ फ्लोट करेगी. ऐसा हम देखते हैं, ठीक. तो ग्रेविटेशनल शील्डिंग, इसका मतलब क्या है? Although the gravitational force on a particle inside a spherical shell is zero, किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हों इसके अंदर, इस स्फेरिकल शेल के अंदर, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा. अच्छा, yet the shell does not shield the other bodies outside it from exerting gravitational forces on the particle inside it. तो क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाहर जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं इसके बाहर, तो ये जो है शील्डिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसके बाहर वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इस पर कोई फोर्स ही ना लगाएं. हम ये कहेंगे कि वो इस पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी की तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है वो वाला अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा. समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर वाले जो पार्टिकल्स हैं, हमने कहा ना कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फोर्स लगाते हैं, कि जितने भी पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. तो ग्रेविटेशनल शील्डिंग का मतलब ये है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नहीं लगेगी उस पर, जो अर्थ की तरफ जो उसको खींच रही है, लेकिन जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो उस पर फोर्स लगाएंगे. फिर आप ये कहेंगे फिर ये ऊपर की तरफ उड़ क्यों नहीं रहा? अगेन वो फोर्स बहुत कम, वो फोर्स बहुत कम. समझ गए? उसके बाद आ जाइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Acceleration due to gravity of the earth. इसमें देखिए, consider the earth to be a sphere of radius capital R and uniform density rho, then its mass will be. तो अगर हमने अर्थ को एक स्फीयर मान लिया जिसका कि रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी है वो रो है, तो अर्थ का मास किस तरह से निकाला जाएगा? हम ये जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है. और जब हमने अर्थ को एक स्फीयर मान लिया जिसका रेडियस r है, सर मानना कि अर्थ तो स्फीयर ही है. हाँ, मानना कि अर्थ तो स्फीयर ही है. समझा नहीं? मानना कि मैं कुछ तो स्फीयर ही है. अच्छा, इसमें इन्होंने कहा कि कंसिडर द या अर्थ. तो परफेक्ट स्फीयर लिखा था हमने. आप समझे नहीं. इसमें जो पूरा सेंटेंस है ना वो ये कह रहे हैं कि कंसिडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. इन्होंने ये नहीं कहा कि उसको स्फीयर मान लेते हैं, उन्होंने कहा कि स्फीयर ऑफ रेडियस r, मतलब उसका रेडियस को r मानना है. ठीक है. अच्छा, कुछ मौलानाओं के वीडियोस नहीं देखे क्या? कभी मुझे मिले तो मैं फॉरवर्ड करूँगा. उनमें वो कहते हैं कि वो स्फीयर है ही नहीं, अच्छा, फ्लैट है. हाँ वो वो फ्लैट है, तो उस पर भी वो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बहस होती है. एक साइंटिस्ट भी बैठा हुआ है, एक मौलाना भी बैठा हुआ है ना, और भी 2-4 लोग बैठे हुए हैं. तो वो साइंटिस्ट से भिड़े जा रहा है, बहस कर रहे हैं, कहता है कि नहीं वो फ्लैट है.
वो स्फीयर है ही नहीं। एफ गार्ड बना दिया, मतलब एफ गार्ड से और स्पेस क्राफ्ट से भी दिखाई दे रहा है कि वो स्फेरिकल है, वो कह रहे हैं कि नहीं वो आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, वो है ही नहीं। तो फिर उस पर वो चश्मा बना हुआ आ जाता है और थग लाइफ लिखा हुआ आ जाता है, गले में चेन आ जाती है। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिएगा m इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया, ये हो गई इसकी वॉल्यूम, है ना, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये अर्थ का मास हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट केस देखेंगे एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, अर्थ के सरफेस से ऊपर, जैसे कि हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। तो सपोज अ पॉइंट मास स्मॉल m इज सिचुएटेड आउटसाइड द अर्थ। Suppose a point mass n is situated outside the earth at a distance small r from its center. According to Shell theorem, the gravitational force at a point outside the earth is just as if the entire mass of the earth is concentrated at its center. हमें शेल थ्योरम करनी नहीं है, लेकिन शेल थ्योरम का एक एप्लीकेशन ये है कि जब भी कभी हम अर्थ के किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम द ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ पॉइंट outside the earth surface is just as if the entire mass of the earth is concentrated at its center. हमें जब भी ना कभी इस तरीके से लेना है, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि दो बॉडीज़ हैं और उनमें से एक बॉडी अर्थ है, ये अर्थ हो गया, और एक बॉडी यहाँ पर है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला जाएगा, तो हमने ये मान लिया कि इसका मास m है और ये जो दूसरी बॉडी है जो आउटसाइड द अर्थ सरफेस है, इसका मास स्मॉल है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो निकालना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, तो वो हो जाएगा Gmm अपॉन आर स्क्वायर, Gmm अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकाला जाएगा, ये डिस्टेंस ऐसे निकाला जाएगा कि हम ये मान लेंगे कि अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ऐसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सारा मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और फिर इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसको हम स्मॉल आर बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी दो बॉडीज़ होती हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि सारा मास जो है वो उनके सेंटर्स पर ही कंसंट्रेटेड है, और उनके सेंटर्स के बीच का भी डिस्टेंस हम लेकर चलते हैं। तो यही है यहाँ पर, हेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पॉइंट मास m इज दिस, F इज इक्वल टू Gmm अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद आप आइए पेज नंबर 11 पर, नेक्स्ट पेज पर आइए। At points below the Earth's surface, बिलो द अर्थ सरफेस। अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g वो कहाँ पर निकालना है, एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के नीचे वहाँ निकालेंगे। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर, सपोज अ पॉइंट मास m इज लोकेटेड एट अ पॉइंट p इन अ माइन, माइन मतलब जो खान होती है, खान मतलब खुदाई करा तो नीचे ज़मीन के नीचे, इन अ माइन एट अ डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस। Thus the point P lies outside the sphere of radius capital radius small r and inside the shell of thickness d। तो देखिएगा ऐसे है कि हमने अर्थ की सरफेस बना ली, पहले तो अर्थ को बना दिया ये तो अर्थ हो गया, ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये अर्थ का सेंटर हो गया, और फिर हमने कहा अर्थ का जो रेडियस है कैपिटल आर हम लेते हैं, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस हो गया। फिर हम कितना यहाँ पर नहीं माना कि मैं इस पॉइंट P पर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहता हूँ, तो ये वाला जो है, ये जो अंदर एक शेल बन गई, इस शेल का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, और कितनी गहराई है, मतलब अर्थ से, अर्थ की सरफेस से खुदाई करके कहाँ तक पहुँचे, डेप्थ डी तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कहेंगे कि स्मॉल डी, ये जो थिकनेस है, ये जो सॉरी डेप्थ है, ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल डी इज कैपिटल आर, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। According to shell theorem, the outer shell exerts no force on the mass m kept at point P. The inner sphere of radius small r exerts a force on point mass small m at point P as if its mass mr is concentrated at the center. Thus the gravitational force on mass m is, अब gravitational force हम देखेंगे mass m पर, F is equal to capital G small m और mr और अपॉन r स्क्वायर। दोबारा से समझिए कि क्या है कि हम कहाँ पर देखना चाह रहे हैं, हम ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, हमें गहराई पर निकालना चाह रहे हैं, डेप्थ डी में, ठीक है। तो आप ये सोचिएगा कि जैसे हम अर्थ की बात कर रहे थे, तो जब हम अर्थ की बात कर रहे थे तब हमने ये कहा था कि अर्थ का पूरा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड कैपिटल है। तो मैंने ये बोल दिया कि जब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि अब ये इतना मास, मतलब इतना जो डेप्थ है, डेप्थ वाला जो मास है वो तो हमको लेना नहीं, तो अब हम इस मास की बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जितना भी मास है वो सारा का सारा मास, मतलब इतना वाला जो बीच वाला पोर्शन है उसका मास अगर एम आर मान लिया, तो ये मान लिया कि वो सारा का सारा मास एज पर शेल थ्योरम, वो सारा का सारा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। जैसे अर्थ के बारे में मान लेते हैं ना कि अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, तो अब हम इतनी डेप्थ पर आ गए, अब हम सरफेस पर रहते तो हम पूरा का पूरा मास अर्थ का ही एज्यूम करते, लेकिन अब हम यहाँ पर आ गए तो हमने कहा कि यहाँ पर आ गए हो तो आप ये मानिए कि इतनी शेल का मास, तो इतनी शेल का मास कितना है, एम आर है, एम सब्सक्रिप्ट में आर, तो दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर। तो एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम आर क्या है, मास ऑफ दिस मच पोर्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के इतने पोर्शन का मास, ठीक है। और दोनों के बीच में अगर वो जो स्मॉल एम है, अगर वो यहाँ पर इतनी डेप्थ पर पड़ा हुआ है, हम वही कह रहे हैं ना, एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी पर पड़ा हुआ है, तो एम और मास पूरा इसका एम आर यहाँ कंसंट्रेटेड है, एम और एम आर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पर, समझ गए। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है ना, और इतना पोर्शन जो है उसका मास एम आर है पूरे पोर्शन का, लेकिन वो इट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम ये कहेंगे वेयर एम आर इज इक्वल टू एम आर, यानी कि मास ऑफ दिस रेडियस ऑफ अर्थ, वेयर एम आर इज इक्वल टू, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू रो, ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, 4/3 पाई, और क्या करिए, अब कैपिटल आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो और कैपिटल आर क्यूब से डिवाइड कर दो, कैपिटल आर क्यूब से मल्टीप्लाई करा और कैपिटल आर क्यूब से डिवाइड करा, तो ये रो हो गया, ठीक है। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इससे क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, इसका अर्थ का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का क्या होता है कि आपने अर्थ की सारी मिट्टी ले ली और अर्थ की जरा सी मिट्टी का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, तो डेंसिटी सेम नहीं आएगी। आपने पूरी बड़ी कॉपर की कोई बहुत बड़ी प्लेट ले ली और एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया कॉपर का, डेंसिटी सेम आएगी। तो इसलिए अगर इसमें इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कर देता हूँ ऊपर, एम आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ अर्थ, तो ये हो गया कैपिटल एम
आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, सही है इतना। ये स्मॉल एम आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम ये कहेंगे देयरफॉर, अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब एम आर की वैल्यू डालो, कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो एक आर ऊपर बच गया, तो एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये हो गया, ठीक है जी। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। और इधर आ जाइए पीछे वाले पेज पर, पेज नंबर 10 पर, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इसके लिए था, एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड देखिएगा जरा, तो अच्छा यहाँ पर इस पर हमने मेंशन कर दिया फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये समझ गए। ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर से बड़ा ही बड़ा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है कि फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये इक्वेशन नंबर 3 पर इस वजह से मेंशन है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है मेरी? वही सभी बच्चे सुन लीजिए, अभी ना मीटिंग एंड हो जाएगी, हाँ मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप, तो सेम आईडी और पासवर्ड से रीजॉइन कर लेना, जो ग्रुप पर पड़ा हुआ है सेम आईडी पासवर्ड से रीजॉइन कर लेना। कहते हो गया, ये टेक्निक मुझे पहले क्यों नहीं पता। आपने प्रो मोड है प्रीमियम का, जब कोविड वाला टाइम चल रहा था ना, तो उस वाले टाइम में क्लाउड पर स्टोर करना पड़ता था, अब क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है जब से ये वाला कैमरा लिया। हाँ, 1 मिनट वेट करिए, मेरा ये रिजॉइन करना समय।
क्या हुआ? मीटिंग स्टार्ट नहीं करी अरे कर तो दी भाई, तुम्हारी बताई टेक्निक बेकार हो गई इसका मतलब। मूवी एंड हो गया, दोबारा से कर देते हैं स्टार्ट। उससे पहले वाले बैच में कैसे ही हुआ था। to start the meeting तो कर तो दी वो। करके देखना जरा ज्वाइन करके देखो। हो रहा है? मेरे पास तो Zoom भी नहीं है। Zoom नहीं है भाई। क्या नहीं है? Zoom नहीं है भाई। अच्छा अच्छा। चलिए जी अगला देखिएगा, एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस कर लिया समझिए। एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, थर्ड वाला देखिएगा, इफ द पॉइंट मास m is situated on the earth's surface, then small r is equal to capital R and the gravitational force on mass m is capital F If the point mass m is situated on the earth's surface, then small r is equal to capital R and the gravitational force on mass m is। तो जब हमारा स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो ये इक्वेशन भी देखिएगा क्या फॉर्म ले लेगी।
पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर ही अगर कोई पॉइंट है तो हमारा जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है, ठीक है। और फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर क्यूब, और ये स्मॉल आर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया। Suppose the mass and experiences acceleration small g, then according to Newton's second law of motion, अगर mass इनको acceleration acceleration due to gravity, gravity की वजह से जो acceleration होता है वो small g होता है, acceleration due to gravity, तो ये force क्या हो जाता है, F is equal to mg हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसको और इसको, इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो F, ये भी F के इक्वल है, ये भी F के इक्वल है, mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस गिव्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी होगी, बताइए क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ की। तो एज वी नो दैट स्मॉल एम, जैसे मास की बात कर रहे हैं, as we know that small g is equal to capital GM upon r square, तो जैसे अभी देखा हमने कि जो स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैपिटल GM अपॉन कैपिटल r स्क्वायर के इक्वल है। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन कैपिटल r स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। तो मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अच्छा, अब इनकी ना स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जैसे स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल आर ये है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी फिक्स्ड है, और कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ हम निकाल सकते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, और इसका होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज जो यहाँ पर डाली हैं, इनको करके हमारे पास वैल्यू आएगी 5.97 इंटू 10 की पावर 24। स्टैंडर्ड यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। तो 5.97 पे अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, 6, तो 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बाय कैवेंडिश, सो ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव वेड द अर्थ। तो ये मान लिया जाता है कि कैवेंडिश ने ही सबसे पहले अर्थ का वजन पता करा। अच्छा, तो ये तो मास ऑफ अर्थ की बात हो गई। अब 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम तो स्टैंडर्ड मास है, ये याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज डेंसिटी कि अर्थ की डेंसिटी कितनी होती है। तो हम ये कहेंगे कि कहीं पर अर्थ पर कहीं पर घना जंगल है, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर सिर्फ पानी है, कहीं पर खाली मैदान है, वहाँ डेंसिटी कम है। तो अर्थ की जो डेंसिटी है वो अलग अलग जगह पर वेरी करती रहती है। हमने ये कहा कि चलिए ठीक है, एवरेज डेंसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज डेंसिटी देखिएगा,
ये कैसे निकाली जाएगी? इफ़ द अर्थ इज टेकन एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड एवरेज डेंसिटी रो, देन इट्स मास वुड बी mass is equal to m is equal to volume into density. M is equal to volume into density. ठीक, तो अब जरा देखिएगा कि वॉल्यूम m is equal to 4/3 pi r cube into density rho, ठीक है, but m is equal to यहाँ से निकाल चुके हैं कि m is equal to GR square अपॉन कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल R square अपॉन कैपिटल G, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। हमें क्या निकालना है? तो डेंसिटी निकालनी है ना। 4/3 IR क्यूब इंटू रो इज इक्वल टू GR स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। ये कैंसिल आउट हो गया, एक R बचा इधर, ठीक है। अब इन सारी टर्म्स को उस तरफ ले लीजिए, तो रो बचेगा हमारे पास। रो इज इक्वल टू 3 उधर चला गया, तो ये क्या आ गया? 3G अपॉन 4 पाई R और ये कैपिटल G, 4 पाई कैपिटल G और R। तो रो इज इक्वल टू 3 इंटू G की वैल्यू क्या है? 9.8, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर 6। ये सारी वैल्यूज आपने डाल दी। ये सारी वैल्यूज डालकर जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आएगा 5497 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ जी, हाँ रख सकते हैं, हाँ वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना यहाँ पर मास की डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो फिर आपको 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर रेडियस की वैल्यू डालनी है ना, फिर ये रिलेशन काम नहीं है। हमको तो बेसिकली रो निकालना है, यानी कि डेंसिटी निकालना, तो डायरेक्ट वैल्यू को देखेंगे तो रिजल्ट सेम होगा। 5497 डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है? किलोग्राम, वॉल्यूम क्या होती है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 497 है तो अप्रॉक्सीमेटली 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये बोल दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आपके एवरेज डेंसिटी का हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आइए पेज नंबर 14 पर, वेरिएशंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशंस होते हैं, हम वो वेरिएशंस देखेंगे। तो ये जो डेरिवेशंस है ना एक एक, जैसे पहला है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट। नेक्स्ट पेज पर आएंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ये फिर वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो अगले 3-4 डेरिवेशंस हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, द एक्सेलरेशन, द वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट ए ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, तो देखिएगा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट कैपिटल ए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। फिर हम ये कहेंगे इफ स्मॉल जी एच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट बी एट अ हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हमने ये कहा कि जैसे एक बार ये बताया था कि अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर 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 चलते चले जाएं तो धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी का इफेक्ट धीरे धीरे ना कम होता जाता है। जैसे
वो जो स्काई डाइविंग जो लोग करते हैं तो वो एरोप्लेन से एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से वो कूद जाते हैं, पैराशूट बांध कर कूद जाते हैं, उसको खोलते बाद में पहले वो फ्लोट होते रहते हैं बहुत देर तक। तो फ्लोट होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी जो उनको पुल कर पा रही है, जो खींच पा रही है, वो बहुत कम फोर्स से खींच पा रही है, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ लग नहीं रही है, तो वो फ्लोट कर रहे हैं हवा में, ठीक है। अच्छा, फिर धीरे 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 जैसे एक फैदर है, फैदर को आप यहीं से 7th फ्लोर से भी नीचे डालेंगे तो वो ऐसे फ्लोट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसी तरह से इंसान फ्लोट कर रहा है, धीरे धीरे करते करते आया, थोड़ी एक हाइट पर आने के बाद फिर वो तेज़ी से नीचे जाने लगता है। तो जब उसको लगता है कि अब फ्लोट नहीं हो रहे हैं हम, अब हम तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, तो तब के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि भाई अब आपको अपना पैराशूट खोल देना है, या जब आपको अर्थ बहुत नज़दीक दिखाई देने लगे तब आपको पैराशूट अपना खोल लेना है। फिर वो पैराशूट खोलकर आराम से सेफली लैंड कर देते हैं। तो यही कहानी है यहाँ पर भी कि जब हम ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, एक हाइट पर जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा कम हो जाता है, 9.8 नहीं रहती वैल्यू, उसकी थोड़ी घटकर कम हो जाती है। तो हमने ये कहा कि उस वैल्यू को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक हाइट पर है उसको हमने GH मान लिया, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर ये अर्थ बना लिया, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ तक एक्ट करता है, सेंटर तक एक्ट करता है। अच्छा, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R, कैपिटल R, ये सेंटर है अर्थ का O, और अर्थ का सारा मास हमने मान लिया A सेंटर पर, लेकिन सेंटर तो ऐसा ही होता है। अच्छा जी, इस वाले पॉइंट को A मान लिया, और एक पॉइंट है B एक हाइट पर, वो जो हाइट है उसको कितना ले लिया, H हाइट हो गई, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर काम कर रहा है उसको मान लिया GH, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H, GH। अच्छा, तो GH कितना हो जाएगा, जब मैं जानता हूँ कि G इज इक्वल टू GM/r² है, वो कब होता है, जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पर लाई करे, जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पर एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, तो तब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आता है, ठीक है। तो जब बॉडी यहाँ पर लाई करेगी तो यहाँ से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, R। अब बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R+H। तो GH इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन R+H का होल स्क्वायर, R+H का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन अबव द सरफेस वाली क्वेश्चन नहीं लगा, उसमें मैंने G निकाला ही नहीं था, उसमें मैंने G निकाला ही नहीं था, सिर्फ फोर्स निकाला था। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूँगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अच्छा, तो ये हो जाएगा GH अपॉन G इज इक्वल टू GM अपॉन R+H का होल स्क्वायर अपॉन GM अपॉन कैपिटल R²। तो न्यूमरेटर सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो GH अपॉन G इज इक्वल टू GM R² अपॉन ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो GM इंटू R+H का होल स्क्वायर। GM से GM कट गया, ठीक है। तो GH अपॉन G इज इक्वल टू R² अपॉन R+H का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया हमने। अब इसमें एक काम और करें, ये हो गया GH अपॉन G, ये हो गया R², ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें R+H इसका होल स्क्वायर है ना, ब्रैकेट के अंदर ही आपने R ले लिया हुआ, तो क्या बचेगा 1 + H/R + H/R, ये बचा, ठीक। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं R² अपॉन R² इसका स्क्वायर और इस ब्रैकेट का स्क्वायर, R² × 1 + H/R+, R² से R² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
ठीक है। अब देखिएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, एक्सपेंडिंग RHS बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जो हमने बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में कराया ना, उसमें आप ये देखिएगा, उसमें हमने कोई नेगेटिव पावर वाला तो केस करा ही नहीं। तो नेगेटिव पावर वाले भी केस हुआ करते थे, वो सिलेबस में अब है नहीं, ठीक है। तो हम तो ये वाला केस जानते हैं सिर्फ a प्लस बी की होल पावर n वाला, ठीक। तो अब क्या करना है कि अगर नेगेटिव पावर वाला केस आ जाए तो आपको बाइनोमियल थ्योरम का वो कॉम्बिनेशन वाला वो पूरा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी वाले भी कुछ बच्चे हैं, तो आपको सीधा सीधा बस ये याद रखना है कि पावर अगर नेगेटिव में है, जैसे यहाँ पर पावर ये नेगेटिव में है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, और आपको लिखना क्या होगा कि एक्सपेंडिंग बाइनोमियली, एक्सपेंडिंग बाइनोमियली, बस इतना याद रखना है। तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर, 1 माइनस 2h अपॉन आर प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ, प्लस terms containing higher powers of h upon r, terms containing higher powers of h upon r। अच्छा, फिर है if h is very very less than r और higher powers of h upon r, उसको हटा देना है। अब ये हायर पावर्स ऑफ एच अपॉन आर जो है उसको हटाएंगे किस तरीके से, उसको हम कैसे मान लेंगे, क्योंकि जो स्मॉल एच है, ये जो स्मॉल एच है ये कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है तो हम वो फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन 0.0000 बहुत ही छोटा आ जाता है, और उसकी भी जब हायर पावर्स आ जाएंगी, यानी कि स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, जब हायर पावर्स आ जाएंगी तो वो पूरी तरीके से बहुत ही छोटी टर्म हो जाएगी, तो उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इफ h is very very less than r, then h upon r is very very less than 1, so that higher powers of h upon r can be neglected। तो उनको नेगलेक्ट करा जा सकता है। तो जी एच इज इक्वल टू, जी को उधर ले गए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन r, ये हो। तो ये हमारे पास है। Both equations 3 and 4 show that the value of g decreases with increase in height. That's why the value of g is less at mountains than at plains। तो आपको यहाँ से कैसे समझ में आ रहा है कि भाई g है 1 में से आपने कोई एक छोटी टर्म है भाई 2h अपॉन r, तो ये 0 में ही 0 पॉइंट समथिंग में ही आएगी ना, है ना। तो 1 में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग को अगर g को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू g से छोटी ही आएगी, बड़ी नहीं। अगर किसी भी टर्म में 1 से बड़ा टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तब वो बड़ी वैल्यू देता है, 1 से छोटा टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटी वैल्यू देता है। सही है जी, क्लियर, ठीक। इतना करिएगा, बाकी डेप्थ वाला अगली क्लास में कराते हैं। बताता हूँ, ओके।